जय हिंद। नमस्कार, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमी जीएस में। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। यूपी टेट एसएसटी का जो सीरीज चल रहा है, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी पिछली क्लास को देखे हैं। नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम को और भी मजबूती लाएगा इसमें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन विगत वर्षों के आए हुए हैं और आने की प्रबल संभावना है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताया करें आप लोग की क्लास कैसी है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए क्या इसका आंसर होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग जवाब करिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, N.A. पालकीवाला। किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका कथन के.एम. मुंशी का है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। और बात कर लिया जाए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान को पहचान पत्र कहा गया था। संविधान का पहचान पत्र कहा गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा गया, इसे भी याद रखेंगे। और दूसरा कथन एक याद रखेंगे, ठाकुरदास भार्गव का, इनका कथन था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जब पूछा जाए कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है तो ठाकुरदास भार्गव करेंगे। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री के.एम. मुंशी कहा था और संविधान का पहचान पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो तीनों आप लोग याद रखेंगे, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग कुछ आंसर करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कौन सी सिंधु घाटी का सभ्यता का कौन सा वह नगर था जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो ध्यान से समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर की बात की जाए या बंदरगाह की बात की जाए, यह आपका लोथल होगा। ध्यान से समझिएगा, यह आपका लोथल होगा। इसे समझिएगा, लोथल के बारे में कहाँ स्थित है। पहला तो याद रखेंगे आप लोग, यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दो चीज याद रखेंगे, पहला कहाँ, गुजरात, दूसरा आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसको याद रखिएगा आप लोग, लोथल का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसकी खोज की बात की जाए, लोथल का खोज 1954 में हुआ था। 1954 में इसका खोज S.R. राव के द्वारा किया गया। नाम याद रखिएगा, S.R. राव, S.R. राव के द्वारा इसकी खोज किया गया लोथल का, इसे भी ध्यान देंगे। तो याद रखेंगे, लोथल कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। 1954 में S.R. राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में जान जाइए। मुहर की बात की जाए, चावल की बात की जाए, अग्निकुंड के साक्ष्य, ये सब आपके लोथल से ही मिले हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि लोथल से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो मोहर, चावल, अग्निकुंड, ये सब साक्ष्य आपके लोथल से मिले हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मेरे लिखावट पर न जा करके आप लोग सुन करके समझने की कोशिश ज्यादा करिए, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेरी लिखावट थोड़ी सी आप लोगों को समझने में कष्ट होता होगा, लेकिन मैं बोल करके अधिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करिए। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? बताइए। मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। आप यहाँ मैंने एक फिगर लगा रखा है, यहाँ से देख करके भी आप समझ सकते हैं इस फिगर में कैसे दर्शाया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंग जो है उसको वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? तो ध्यान से देखेंगे, यह आपका क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। ये देखिए क्या कर रही है, पृथ्वी पर वापस क्या कर रही है?
परावर्तित करने का काम कर रही है। ठीक है, ये देखिए अब क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल सबसे ऊपरी परत होता है, इसके ऊपर से बढ़ते जाते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल के नीचे ही अपनी पृथ्वी है, यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, परावर्तित कर रही है। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्षोभ मंडल समताप मंडल की बात हमने पिछली क्लास में कर रखी है। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका जवाब होगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मुंबई, कोयम्बटूर, कानपुर या अहमदाबाद। तो ध्यान से समझिएगा, जब भारत की मैनचेस्टर की बात की जाएगी तो अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यदि उत्तर भारत की पूछा जाए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर यदि पूछा जाएगा तो आप लोग कानपुर करेंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर यदि आप सभी से पूछा जाए तो कानपुर करेंगे, और भारत की मैनचेस्टर की बात की जाएगी तो आप लोग अहमदाबाद करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, जीवी मावलंकर, एम.ए. अयंगर या हुकुम सिंह। बताइए, जीवी मावलंकर ये आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इसका फुल नेम फॉर्म क्या होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं आपसे कमेंट में क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई जो क्वेश्चन पूछा रहा था, उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, लेकिन कोई जवाब आप लोग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जीवी मावलंकर का फुल फॉर्म हम ही बता देते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर होगा। एक क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका नाम जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर कहा जाता है, वैसे गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम है। तो 5 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा किया गया, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल या डी ऑप्शन आपका बीरबल। तो आप लोग क्या इसका जवाब करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अकबरनामा और आईने अकबरी की बात की जाए, ये आपका अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके रटने वाले हैं, इसे आप लोग समझिए और इसको याद रखिए, क्योंकि भूलिएगा नहीं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाएगा, एटना, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, कोटोपैक्सी। बताइए आप लोग इसका क्या जवाब होगा। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की बात की जाए, यह स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इसमें से आप देख सकते हैं हमेशा प्रकाश निकलता रहता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दक्षिण भारत की कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके पास स्थित है, आप लोग क्या इसका जवाब करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके पास स्थित है, महाबलेश्वर, नासिक, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक। ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझिएगा। पहले ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत की कृष्णा नदी का उद्गम बात की जाए तो ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और नासिक में बात की जाए तो नासिक में कौन सी नदी बहती है, तो याद रखेंगे साथियों, नासिक में आपकी गोदावरी नदी बहती है। नासिक में आपकी गोदावरी नदी बहती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और गोदावरी की बात की जाए, ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ से निकलती हैं। त्र्यंबकेश्वर के पास आपका ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है, तो यहाँ से निकलती है। यदि बात की जाए गोदावरी नदी, तो ब्रह्मगिरी याद रखिएगा, जो कहाँ पर स्थित है, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों के पास स्थित है ब्रह्मगिरी, यहाँ से आपका गोदावरी नदी निकलती है। और अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन कौन, तो अमरकंटक से आपका नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से आपके 2 नदियाँ निकलेंगी, नर्मदा नदी और दूसरी आपकी निकलती है सोन नदी। इसके बारे में थोड़ी सी समझिएगा। नर्मदा जो नदी जो निकलती है ये पश्चिम की तरफ बहती है, और अमरकंटक से जो सोन नदी निकलेगी ये पूर्व दिशा में बहेगी। ये आपका पश्चिम दिशा में बहती है, ये आपका पूर्व दिशा में बहती है, तो दोनों आप लोग ध्यान देंगे।
तो इसका आंसर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इसके बारे में समझिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द या निरस्त किया था? देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जा रही है। यह लागू कब हुआ था? इससे पहले आप समझिएगा 1878 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। और लागू किसके द्वारा किया गया था? तो लिटन के द्वारा। ये भी नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। और इसे रद्द करने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द किया जाता है 1882 में। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको समझिएगा। इस एक्ट का साथियों मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था, ताकि ब्रिटिश को आलोचना न हो सके। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा लाया गया था कि भारतीय प्रेस को रोका जा सके, जिसे ब्रिटिश का आलोचना न किया जा सके। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात की जाए लागू कब हुआ? 78 में। निरस्त कब होता है? 82 में। दोनों याद रखिएगा, लागू करने वाला लिटन, निरस्त करने वाला या रद्द करने वाला रिपन हो जाएगा। दोनों आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 44 के बारे में बात की जाए, इसकी क्लास मैंने पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल इसकी जानकारी दी थी, फिर भी मैं एक बार थोड़ी सी बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपका आर्टिकल 44 में ही किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की जाए तो आर्टिकल 32 में दिया गया है, इसे आप लोग समझेंगे। और ग्राम पंचायत के संगठन की बात की जाती है, यही आपका आंसर होगा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है, जो कहाँ पर है? तो डीपीएसपी में है। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, डीपीएसपी में। और आर्टिकल 51 की बात की जाए तो आर्टिकल 51 भी समझिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ये भी डीपीएसपी का आर्टिकल है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है कि यदि आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग इसका क्या जवाब करेंगे? आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, मिर्जापुर। तो ध्यान दीजिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। लखीमपुर खीरी में आपका स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बताइए, क्या इसका आप लोग आंसर करेंगे? हर्षचरित, जिसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। दो चीज आपको ध्यान मालूम चला, हर्षचरित जो है इसके लेखक कौन होंगे? आपके बाणभट्ट होंगे। और यहाँ पूछा था किस सम्राट के दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा यह आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर की बात की जाती है तो वे सुएज नहर जोड़ने का काम करती है। सुएज नहर आपका जोड़ने का काम करती है, आप लोग सभी को मालूम होगा। लेकिन पनामा नहर की बात की जाए तो यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करेगा। दोनों याद रखिएगा, पनामा की बात की जाएगी तो अटलांटिक और प्रशांत, और सुएज की बात की जाए भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का कार्य करेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए एक एक करके आप लोग समझने की कोशिश करिएगा बहुत ही अच्छे से। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, उससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा।
मौलिक कर्तव्य, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, एक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? वर्मा समिति, सरकारिया आयोग, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति। मौलिक कर्तव्य की बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा 42 नंबर संविधान संशोधन होता है, 42 नंबर अमेंडमेंट होता है आपका 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश करती है और 42वां संविधान संशोधन होकर के 1976 में आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है, 51A जोड़ा जाता है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो किस समिति के द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, आर्टिकल 51A जोड़ा गया। अब बलवंत राय मेहता कमेटी की बात की जाती है तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब करिए। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूटों ने किस राजवंश को पराजित किया था? तक्कोलम का युद्ध की बात की जा रही है, ये आपके दक्षिण भारत में हुआ था। तो राष्ट्रकूटों ने किस राजवंश को पराजित किया था? ये राष्ट्रकूट शासक आपके थे राजा कृष्ण, राष्ट्रकूट के राजा थे कृष्ण द्वितीय ने पराजित किया था चोल वंश के शासकों को। ठीक है, याद रखिएगा, चोल वंश के शासकों को पराजित करने वाला था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था तक्कोलम के युद्ध में। तो 15 का आपका बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब करिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किस तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, किस तीव्रता को मापने, 2 बार तीव्रता लिखा है, एक बार हटा लीजिएगा आप लोग। तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? हवा की गति, भूकंप, समुद्र की गहराई या तरल का घनत्व। तो ध्यान दीजिएगा, हवा की गति की नापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग होता है हवा की गति की नापने के लिए। समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। और रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिक्टर स्केल में साथियों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हवा की गति, एनीमोमीटर, समुद्र की गहराई, फेदोमीटर और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापा जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आर्य समाज के संस्थापक, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए और आप लोग जवाब दें, क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर देने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ध्यान से सुनिएगा, इससे क्या क्या क्वेश्चन है। पहले क्या? आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन हो गए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। ठीक है, जिसने नारा क्या दिया था? आर्य समाज के संस्थापक कौन होंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। देखिए 3 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनका वास्तविक नाम क्या था, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या आप लोग जवाब करेंगे? तो 17 का आपका आंसर ए हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, इनका वास्तविक नाम पूछा जा रहा है। इनका वास्तविक नाम आपका मूल शंकर हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे तो 17 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा? 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? वियतनाम, कोलंबिया, ब्राजील, भारत। तो ध्यान दीजिएगा, कॉफी उत्पादक की बात की जाए सबसे बड़ा देश आपका ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील आपका सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जा रही है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है। पहले क्या था और अब क्या है? मौलिक अधिकार, विधिक कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, संपत्ति की अधिकार की बात की जाए तो 1978 से पहले
1978 से पहले आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन आपका 44 नंबर अमेंडमेंट होता है 1978 में, और इसे क्या बना दिया जाता है, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, और आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा जाता है। आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा जाएगा और संपत्ति का अधिकार विधिक या कानूनी अधिकार हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 1978 के पहले संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार भी था, इसे आप लोग समझ के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? बताइए, रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, अर्थशास्त्र। तो ध्यान दीजिएगा, रज्मनामा की बात की जाए, यह महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मैं कुछ ऐसे फिगर लगा देता हूं कि आप लोग देख करके ये भी समझ सकते हैं, आप फिगर देख करके भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में आप लोग जवाब करिए। सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सारगासो सागर की बात की जाए, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है, ये आपका 1951 से 56 के बीच चली थी। ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हैरोल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है। हैरोल्ड-डोमर मॉडल पर आपका पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 1956 से लेकर के आपका चलेगा, 1956 से साथियों लेकर के 1961 तक चलता है, जो कि क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जो पीसी महलनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। फर्स्ट पूछा जाएगा तो हैरोल्ड-डोमर मॉडल, और द्वितीय की बात कीजिए तो पीसी महलनोबिस मॉडल होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन। तो ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और रामकृष्ण क्या थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस को यह भी ध्यान रखिएगा, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपका 1897 में किया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैंने कल कौन सा क्वेश्चन कराया था, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, और यहाँ सब आज क्या पूछा गया कि सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाएगी, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम पाया जाएगा। तो 24 का बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाएगा, तो बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? एक एक करके आप लोग समझिएगा। आर्टिकल 352, 356, 360। पहले तो जानिए आपातकाल। आपातकाल की बात की जाती है तो भाग 18 में इसे रखा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। भाग 18 में इसे रखा गया है, और कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 के बीच में यह है। और 3 प्रकार का आपातकाल भारत में लगाया जाता। पहला राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाने का कार्य करता है।
किसी राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो किसी एक राज्य में लगेगा, जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगता है, और राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाएगा आर्टिकल 352 के अंतर्गत। और आर्टिकल 360 समझिएगा ये किससे संबंधित है, तो यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो कि भारत में अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है। तो तीनों आप लोग समझ के रखिएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, बीरबल, तानसेन। बताइए, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? पहले तो जानिए दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह आपका अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और एकमात्र हिंदू दरबारी जो था वह बीरबल था, जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। कल की क्लास देखे होंगे तो मैंने वहां पर नाथुला दर्रा के बारे में बता रखा था, और आज के क्वेश्चन में रोहतांग दर्रा है। तो डेली आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज साइक्लिंग से चलेगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रोहतांग दर्रा कहाँ, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब दीजिए, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और मैंने नाथुला दर्रा क्या बताया था, ये सिक्किम से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। कुछ और दर्रा हैं, इसके नाम आप लोग याद रखिएगा। रोहतांग की बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश, और जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए या लिख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाएंगे? बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जिला, काराकोरम। ये सारा दर्रा आपके जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। फिर से सुनिएगा, बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जिल और काराकोरम दर्रा, ये सब दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में पाए जाएंगे। और उत्तराखंड का एकमात्र दर्रा जो सबसे फेमस है, इसका नाम याद रखिएगा, लिपू लेख दर्रा। जब लिपू लेख दर्रा की बात की जाएगी तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, और आपका हिमाचल प्रदेश में बता ही चुके हैं रोहतांग दर्रा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो एक बार कमेंट करके जरूर हमें आप लोग बताया करें कि क्लास कैसी लगती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ध्यान से समझिएगा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। मतलब वो न लोकसभा का सदस्य हो न राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक या राज्यपाल। तो बताइए 28 नंबर का क्या जवाब होगा? ध्यान से समझिएगा, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं या भारत के महान्यायाधीश हिंदी में बोला जाता है, ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बस ये अपना मतदान नहीं करेंगे, वोट देने का इनको अधिकार नहीं है, सिर्फ वहां पे वो भाग ले सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, बस संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे आप लोग समझिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बदरुद्दीन तैयब जी। तो ध्यान दीजिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? यह तो उम्मीद करता हूँ किसी से गलत नहीं होगा। भारत का पूछा जाए तो कमल करेंगे, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका पलाश या टेसू बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका पलाश या टेसू होगा। तो चलिए, यही सब कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की प्रबल
संभावना है। तो आइए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताया करें। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले।